Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। फाइनली जुलाई के महीने में स्कूलों के खुलने की तमाम संभावनाओं के निरस्त होने के बाद मैं आपके सामने इस माध्यम से प्रस्तुत हो रहा हूँ। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं इस पक्ष में कभी नहीं था कि आपको इस माध्यम से कभी भी पढ़ाया जाए, लेकिन अब इस परिस्थिति में अपने पास और कोई विकल्प नहीं है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई फिजिक्स पर। और जैसा कि मैंने आज तक आपको जितने भी नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उनके अकॉर्डिंग हम जो अब शुरू करेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि RBSE का 5वां चैप्टर है। तो अपन 5वें चैप्टर से यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरुआत करते हैं। तो आज से स्टार्ट करेंगे यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, जो कि RBSE के 5वें चैप्टर से स्टार्ट होती है। और इसका जो अपना पहला टॉपिक रहेगा वो है विद्युत धारा। लेकिन इस चैप्टर में बिल्कुल भी आगे बढ़ने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ छोटी छोटी ऐसी परिभाषाएं हैं जिनको पहले स्पष्ट करना ज़रूरी है। हो सकता है आप में से ज़्यादातर को वो सारी चीज़ें आती होंगी, जैसे आवेश क्या होता है, ठीक है ना, चालक और कुचालक ये क्या होते हैं, या अचालक आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विभव, ठीक है ना। आवेश यानी कि चार्ज पे पहले अगर बात करी जाए तो आप आवेश को ऐसे समझ सकते हो कि जब कोई दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो दोनों वस्तुएं अपने आसपास के छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित करने लग जाती हैं। जैसे आप करके देखें, अपने पेन को किसी कपड़े से रगड़ें और रगड़ने के बाद अगर आप इनको किसी छोटे से तिनके के पास में, घास के तिनकों के पास में लेके जाते हैं तो आप पाएंगे कि वो इससे चिपकने लग जाते हैं। तो वस्तु में ये जो आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हो गया रगड़ने के बाद में, इस गुण को ही बोला गया आवेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोगों के आधार पर इस आवेश को फिर दो भागों में बांटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी धनावेश और ऋणावेश, ठीक है ना। उस प्रयोग पे नहीं जाते हैं अपन, वीडियो काफ़ी लंबी होगी। आप केवल इतना समझें कि आवेश जो है वो दो प्रकार का रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा सेम चार्ज के बीच में, समान आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण रहेगा और अपोजिट आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर बात करी जाए पॉजिटिव और पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण, दो नेगेटिव चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में जो रहेगा वो आकर्षण, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण और इन दोनों के बीच में जो होगा वो आकर्षण। अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है वो नेगेटिव आवेश रहेगा, प्रोटॉन के पास जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। हालांकि मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम होता है। इलेक्ट्रॉन के पास भी आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, प्रोटॉन के पास भी जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही होता है, ठीक है ना। अंतर केवल इतना रहेगा कि इसके पास जो आवेश है वो नेगेटिव और इसके पास जो आवेश होगा वो पॉजिटिव। अब बात ये आती है कि ऐसा क्या होता है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो ये आवेशित कैसे हो जाती है। हालांकि ये कोई तरीका नहीं है कि आवेशित करने का तरीका एकमात्र केवल घर्षण ही है। आप घर्षण करने के अलावा और भी तरीके होते हैं जिनसे आप वस्तुओं को आवेशित कर सकते हो। आप चाहो तो एक उदासीन वस्तु को अगर किसी आवेशित वस्तु के पास में ले आओगे, उससे टच करवा दोगे तो भी वो वस्तु आवेशित हो सकती है, ठीक है ना। एक ये भी प्रक्रिया है कि किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास लाओ लेकिन टच मत करवाओ, फिर भी ये वाली वस्तु आवेशित हो सकती है, ठीक है ना। अगर पास ला रहा हूँ, बिना संपर्क के कोई वस्तु आवेशित हो रही है तो इसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी इंडक्शन द्वारा आवेशन। अगर टच करवाने से कोई वस्तु को आप आवेशित कर रहे हो तो इसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन, यानी कंडक्शन के द्वारा आवेशन, ठीक है ना। और अगर आप रगड़ रहे हो दो वस्तुओं को आपस में तो इसको बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। खैर, आवेशन जिस भी प्रक्रिया से करें, आप कोई भी वस्तु को जिस भी तरीके से आवेशित करें, लेकिन सबका जो की पॉइंट होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। कि जब आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे होते हो तो क्या होता है कि एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु में चले जाते हैं।
अब इलेक्ट्रॉन अगर इस वस्तु से निकल कर इस वाली वस्तु में गया है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इस वस्तु से कुछ न कुछ ऋणावेश निकल के इस वाली वस्तु में गया है, इलेक्ट्रॉन के पास ऋणावेश है। अगर इसमें से ऋणावेश निकल के इस वस्तु के पास आया है तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले उसमें से कुछ ऋणावेश गया, और ऋणावेश गया इसका मतलब रगड़ने से पहले तो दोनों ही वस्तुएं उदासीन थी, जीरो था दोनों का ही आवेश। अब इसमें से नेगेटिव आवेश निकाल लिया तो इसके पास में पॉजिटिव ज़्यादा बचेगा, इसके पास नेगेटिव आ चुका है तो इसके पास नेगेटिव एक्स्ट्रा हो गया। तो कह सकते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकल के इसमें आए हैं तो ये हो गई वस्तु धनावेश, और इस वाली वस्तु के पास में ऋणावेश आया है तो इसके पास में ऋणावेशित गुण आ गया। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित वस्तु होगी, और जिसके पास में वो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो ऋणावेशित वस्तु हो जाती है। ठीक है ना, चाहे वो आप घर्षण के द्वारा आवेशन कर रहे हो या किसी और तरीके से, सब में केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है तो अपने साथ में इतना आवेश कैरी करता है। मैं प्रोटॉन को किसी वस्तु से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, और उसका कारण क्या है कि प्रोटॉन तो नाभिक के साथ बंधा हुआ है परमाणु में, वो तो नाभिक के अंदर फंसा हुआ है, नाभिकीय बलों से बंधा हुआ है। तो जाहिर सी बात है सामान्य परिस्थितियों से या सामान्य विधियों से आप प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल के ला सकते हो। बस हम कर क्या सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो किसी पदार्थ को दे सकते हैं या फिर उससे ले सकते हैं। तो जब भी किसी पदार्थ को आवेशित करने की बात आती है तो अपने पास में केवल एकमात्र तरीका ये होता है कि या तो आप उस पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दोगे या फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे। अगर हम किसी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके पास में कैसा आवेश, इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हैं तो इसके पास में ऋणावेश, और अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब इसका धनावेश ज़्यादा मात्रा में बचेगा, तो वस्तु धनावेशित हो गई है। ये तो बात हो गई कि आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। इलेक्ट्रॉन के पास इतना ऋणावेश रहेगा, प्रोटॉन के पास इतना धनावेश रहेगा, न्यूट्रॉन उदासीन होता है यानी उसका आवेश 0 कूलाम आवेश का मात्रक हो गया। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कि चालक और कुचालक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें आवेश चल सके उसको अपन चालक बोलते हैं, और जिस पदार्थ में जिस वस्तु में आवेश नहीं चल पाते उनको हम कुचालक बोलते हैं। चालकों के उदाहरणों की अगर बात करी जाए तो जितनी भी धातुएं रहेंगी सब चालक, ठीक है ना, सोना है, तांबा है, चांदी है, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब जो है वो चालक। हालांकि इनमें जो चांदी है उसको ज़्यादा अच्छा या सबसे अच्छा जो चालक माना जाता है वो चांदी को मानते हैं। इसके अलावा कुछ चालकों के अगर उदाहरणों की बात करें तो लकड़ी, कांच, ठीक है ना, वायु या शुद्ध जल, थर्माकोल, प्लास्टिक, एवोनाइट एट्सेट्रा, ये सारे जो उदाहरण होंगे वो कुचालकों के हो गए। तो चालक हम उसको बोलेंगे जिसमें आवेश चल सकता है, कुचालक हम उसको बोलेंगे जिसमें आवेश नहीं चल सकता है। अच्छा, चालकों में आवेश कैसे चल पाता है? चालकों में आवेश के चलने की जो मुख्य वजह है वो ये है कि चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, या अगर होते भी हैं तो बिल्कुल नेग्लिजिबल, नगण्य मात्रा में पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, वो कुचालक होंगे। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त है ही नहीं, यानी जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के साथ में बंधा हुआ है तो फिर उनमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक जा ही नहीं सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें आवेश चल ही नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। कोई और कण या इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह के पदार्थों के द्वारा आप आवेशन नहीं कर पाते। तो अगर चालक कोई पदार्थ है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। कुचालक अगर कोई पदार्थ है तो इसका मतलब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा सीमित है, ना के बराबर है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, वो पदार्थ कुचालक बोले जाएंगे। अच्छा, सपोज करिए मान लो अपने पास में ये कोई धातु का एक गोला, और मैं धातु के एक गोले को कुछ आवेश देता हूँ। सपोज करें धनावेश दिए हमने कुछ, एक धनावेश, इसी जगह पर दूसरा धनावेश, उसी जगह पर तीसरा, चौथा, 50वां, बहुत सारे धनावेश दिए। अब होगा क्या कि ये सारे धनावेश एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित होकर एक दूसरे से जितना दूर हो सकता है उतना दूर जाना चाहेंगे। प्रतिकर्षण हो रहा है तो जितना हो सकता है उतना एक दूसरे से दूर दूर होना चाहेंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा सकते हैं? तो ये जितने भी धनावेश हमने इसको दिए किसी भी एक पॉइंट पर, वो सारे के सारे धनावेश इस गोले के पृष्ठ पर फैल गए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी इन आवेशों के बीच में अगर कुछ संभव है तो वो ये दूरी है, ठीक है ना। जैसे इन दो आवेशों के बीच में, इन दो आवेशों के बीच में, इन दो आवेशों के बीच में, इससे ज़्यादा दूरी नहीं हो सकती है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला धनावेश जो यहाँ पर आया है यहाँ भी तो आ सकता था, ये वाला धनावेश जो पृष्ठ पे यहाँ पे रखा हुआ है ये यहाँ भी तो जा सकता था, ये वाला यहाँ से यहाँ भी तो आ सकता था। तो यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर आवेश इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो वायु है चारों ओर, या फिर वायु नहीं होगी तो निर्वात होगा चारों ओर, और वायु हो या निर्वात हो ये दोनों ही जो होते हैं वो आवेश के लिए कुचालक होते हैं, और कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश चल नहीं सकता है। तो क्लियर हो गया कि आवेश जितना अधिकतम दूरी तक जा सकता था वो पृष्ठ पे ही आ सकता था, क्योंकि अगर ये ठोस गोला है या खोखला है तो जैसे भी अधिकतम दूरी यहाँ से यहाँ तक की हो सकती है, इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि इधर वायु है, ये इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसके चारों ओर वायु फैली हुई है। तो जब भी किसी गोले को या कोई भी चालक वस्तु को आवेश देते हैं तो वो पूरा आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके पृष्ठ पर आ जाता है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि इसके अंदर भी कोई आवेश हो। सपोज करो अगर मैं यहाँ पर एक धनावेश मान लेता हूँ इसके अंदर, तो इन दोनों के बीच की दूरी तो कम हो गई ना, और अब ये दूर जा भी सकता है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो मटेरियल फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक तो चालक पदार्थ है। तो ये तो जितना दूर हो सकता है उतना दूर जाना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पृष्ठ पर आया, पृष्ठ से आगे नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ से आगे वायु स्टार्ट हो गई, और वायु क्योंकि कुचालक है इसीलिए इसमें कोई आवेश चल ही नहीं पाया। तो बात हो जाती है यहाँ पे चालक और कुचालक को क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद फिर अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र से अपना क्या अर्थ है? अगर आप विद्युत क्षेत्र को समझना चाह रहे हैं तो आपको पहले समझना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, जो कि आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी वस्तु कोई भी पदार्थ अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना रहा होता है जिसमें कोई दूसरी वस्तु को लाते हैं तो वो कोई न कोई आकर्षण बल का अनुभव करती है। सेम यही कहानी कुछ विद्युत क्षेत्र की रहेगी, और वो क्या है कि जब कोई वस्तु को तुम आवेश दोगे, ठीक है ना, जब भी किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो ये आवेशित वस्तु अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना रही है जिसमें कोई और अन्य आवेश को अगर लेके आए तो ये आवेश जब यहाँ से यहाँ आ जाता है इस क्षेत्र के अंदर, तो ये आवेश अपने ऊपर कोई न कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब आकर्षण का करेगा या प्रतिकर्षण का करेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि इस आवेश की और इस वाले आवेश की प्रकृति कैसी है। जैसे अगर दोनों ही धनावेश हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा, दोनों ही ऋणावेश हैं तो भी प्रतिकर्षण लगेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों के बीच में आकर्षण होगा, लेकिन बल तो लग रहा है कोई ना कोई। और वो बल कब लग रहा है? जब आवेश यहाँ से इस क्षेत्र में आया है, तो जहाँ से इस पर बल लगने का अनुभव होने लगता है हम बोलेंगे कि वहाँ से इस आवेश का विद्युत क्षेत्र स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर कोई बल नहीं लग रहा था, यहाँ नहीं लग रहा था, यहाँ नहीं लग रहा था, यहाँ तक आते आते एक छोटे से बल का अनुभव होने लग गया है, और जैसे जैसे आगे चलता जा रहा है वो बल और ज़्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि अब जो आवेश जो है वो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। तो ये तो बात होगी विद्युत क्षेत्र की कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर कोई न कोई ऐसा क्षेत्र बनाता है जैसे में अगर कोई दूसरे आवेश को लाएंगे तो वो आवेश कोई न कोई बल का अनुभव करेगा। अब बड़ी कॉमन सी बात है कि इस आवेश ने अपने चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र बनाया होगा क्या वो एक जैसा होगा? क्या कोई भी वस्तु के चारों ओर बनने वाला गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक जैसा होता है? क्या इसकी प्रबलता, इसकी तीव्रता अलग अलग पॉइंट पे क्या अलग अलग प्रकार की होगी? तो जाहिर सी बात है कि आवेश के जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे विद्युत क्षेत्र उतना ज़्यादा प्रबल होगा, जितना दूर चलते जाएंगे इसकी प्रबलता धीरे धीरे कम होती जाएगी। मैंने ये जो लाइन खींच रखी है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ पे आके विद्युत क्षेत्र अचानक समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे आप आवेश से दूर होते जा रहे हो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, यहाँ तक आते आते इतनी कम हो गई कि उसका प्रभाव ही लगभग नगण्य हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक आते आते लगभग विद्युत क्षेत्र समाप्त हो गया, और हम अगर इससे भी आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब हम विद्युत क्षेत्र से बाहर निकल आए, और अगर हम विद्युत क्षेत्र से बाहर निकल आए हैं तो इसका मतलब इस आवेश के लिए अब हम अनंत पर आ चुके हैं। कोई मतलब नहीं है अनंत का कि आपको चलते ही जाना है चलते ही जाना है लगातार। अगर तुम इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर आ गए हो, वो चाहे आधा मीटर चलने के बाद में आ गए हैं या कुछ सेंटीमीटर चल के बाहर आ गए, तो इसका मतलब अपन अनंत पे पहुंच गए। तो विद्युत क्षेत्र कोई भी आवेश अपने चारों एक क्षेत्र बना रहा है जिसमें दूसरे आवेश को लाएंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, उसको हम बोलेंगे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र।
और क्योंकि पॉइंट अलग अलग पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग परिमाण का होता है, तो इसीलिए किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इसका परिमाण कितना है, ये सारी चीज़ें ज्ञात करने के लिए एक परिभाषा डिफाइन करी गई। और वो परिभाषा कहती है कि अगर कोई एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट तक लाया जाए, सपोज करें ये Q आवेश है और इस Q आवेश को इस पॉइंट तक लाए, और जब ये पॉइंट इस पॉइंट पर आ जाता है आवेश, तो इस पर अब जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो है F। डेफिनेशन कहती है कि यहाँ पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को इस पॉइंट पर उस आवेश का विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। यानी अगर मैं Q आवेश को यहाँ पर लाया हूँ तो इस पर F बल लगा है, एकांक आवेश पर कितना बल लगा, F/Q। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता F/Q है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र कह सकते हो या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी पॉइंट पर ज्ञात करने के लिए एक डेफिनेशन, एक तरीका है कि कोई भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की कितनी वैल्यू है, कितनी तीव्रता, ये ज्ञात करने के लिए एकांक आवेश लाएं, वहाँ पे उस पर जितना बल लग रहा होगा उसको हम उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ताकि तो फॉर्मूला निकल के सामने आया, E = F/Q या फिर Q0 परीक्षण आवेश के लिए यूज कर लेते हैं। यहाँ से आप इसके मात्रक और डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। या इसका एक अन्य मात्रक भी निकल के आता है आगे चल के, जो कि वोल्ट पर मीटर। इसके अलावा अगर विमीय सूत्र की बात करें या इसकी विमा लिखी जाए तो आप पहले बल की विमा लिखेंगे mLT-2 और अपॉन चार्ज, आवेश की जो विमा रहती है वो 80, पता चलेगा इसी चैप्टर में आगे। तो ये बना mLT-3 A-1, ठीक है ना, ये इसकी विमा रही। तो अपन बात कर चुके हैं आवेश क्या होता है, अपन बात कर चुके हैं चालक और कुचालक से क्या मतलब है, विद्युत क्षेत्र को आपने समझा। अब जो मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ इस चैप्टर के लिए रहेगा वो होगा विभव, कि विभव से क्या अर्थ होता है। विभव को समझने के लिए आपको पहले एक उदाहरण पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है ना। विभव को डिस्कस करने से पहले अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज करें अपने पास में इस तरह का एक खाली बर्तन, और इस बर्तन में अगर मैं कोई द्रव जैसे पानी डालता हूँ, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप इसमें पानी की मात्रा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पानी का तल जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा। अभी वो तल यहाँ तक है, और आगे चलेंगे और पानी इसमें डालेंगे तो और ऊपर उठता जाएगा। कोई भी चालक जो होता है वो आवेश के लिए एक तरह से बर्तन का काम करता है, यानी जैसे पानी को बर्तन में डालते हैं वैसे ही आवेश को किसी न किसी चालक को देते हैं। यानी चालक क्या करता है, कोई न कोई आवेश को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। तो सपोज करिए अपने पास में ये कोई चालक वस्तु है या चालक गोला है, और हमने इसको कुछ आवेश दिया, मान लो धनावेश दिया, थोड़ा सा धनावेश दिया, और ये धनावेश इसके पृष्ठ पर फैल गया, और एक तरह से इसके चारों ओर भी एक काल्पनिक तल बना, एक काल्पनिक विद्युत तल बना। जैसे हमने इसको कुछ आवेश दिया, इसने अपने चारों ओर एक तल जैसा बना लिया, जैसे कि पानी को भरने से तल बना करता था, ठीक है ना। अगर मैं इसमें आवेश की मात्रा और बढ़ा दूं, इसको थोड़ा सा और धनावेश दे दें, मान लो थोड़ा सा धनावेश इसको और दिया, तो जो विद्युत तल अभी बना था उसकी ऊंचाई थोड़ी और बढ़ गई। पहले जो विद्युत तल इस लेवल तक बन रहा था, जब हमने आवेश की मात्रा बढ़ाई तो वो विद्युत तल थोड़ा सा और बढ़ के इतना हो गया। ये जो काल्पनिक रूप से जो विद्युत तल आप देख पा रहे हैं, इस काल्पनिक विद्युत तल को हम बोलते हैं विभव, ठीक है ना। इसी को विभव कहते हैं। केवल एक समझने वाली बात है, कंसेप्ट क्लियर हो कि विभव जैसी चीज़ होती क्या है। तो जिस तरह से पानी का तल बर्तन में जैसे जैसे पानी डालते जाते हैं बढ़ता जाता है, वैसे ही जैसे जैसे किसी वस्तु को आप आवेश देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है ना, उसका भी तल लगातार बढ़ता चला जाता है। उस काल्पनिक विद्युत तल को ही हम विभव कहते हैं या विद्युत विभव कहते हैं। आवेश की प्रकृति के आधार पर विद्युत विभव भी दो प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं वस्तु को धनावेश दे रहा हूँ तो इसके चारों ओर जो विभव बनेगा, जो काल्पनिक विद्युत तल बनेगा, उसको हम बोलेंगे धनात्मक विभव। और अगर आप किसी वस्तु को ऋणावेश दे रहे हो तो इसके चारों ओर जो विभव बनेगा, जो विद्युत तल बनेगा, उसको हम ऋणात्मक विभव बोलेंगे, ठीक है ना। तो मेन बात तो केवल समझने की है विभव, कि विभव से अर्थ क्या है, विभव का भौतिक महत्व क्या है।
तो कोई भी वस्तु को जब आप आवेश देंगे तो बर्तन में पानी के तल की तरह उस वस्तु के चारों ओर भी आपको एक कल्पना करनी है कि एक विद्युत तल बन रहा है। जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे वो विद्युत तल की ऊंचाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, और उस काल्पनिक विद्युत तल को हमने नाम दे रखा है विभव। अब बात यहाँ भी यही आती है कि किसी पॉइंट पर विभव का मान कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, इस वस्तु के कारण इस पॉइंट पर कितना विभव होगा। अगर हमें ये चीज़ ज्ञात करनी है तो उसके लिए भी एक डेफिनेशन बनाएगी, और वो डेफिनेशन क्या कहती है कि एकांक आवेश को अनंत से, अनंत यानी कि विद्युत क्षेत्र के बाहर से, एकांक आवेश को अनंत से और किसी पॉइंट तक लाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। सपोज करिए अपने पास में Q आवेश है, अनंत पर है अभी, और उस आवेश को इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में यहाँ तक लाए। ठीक है ना, यहाँ से अनंत से और अंदर विद्युत क्षेत्र में इस पॉइंट तक लाए, और यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ा, जो वर्क डन था, वो W है। अगर आवेश को Q आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में अगर W कार्य करना पड़ा है तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। एकांक आवेश को लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है किसी पॉइंट तक लाने में, उस कार्य को ही उस पॉइंट पर विद्युत विभव कहते हैं। यानी उसका मान निकालने का एक फॉर्मूला, एक तरीका हो गया कि किसी पॉइंट पर विभव की वैल्यू क्या है। वो ज्ञात करने के लिए हम एकांक आवेश को उस पॉइंट तक लाएंगे। एकांक आवेश को लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को उस पॉइंट पर विद्युत विभव बोला जाता है। मात्रक की अगर बात करें तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। इसी जूल प्रति कूलाम वाले मात्रक को बोला जाता है वोल्ट। ठीक है। अगर विमा की बात करी जाए तो विमा कैलकुलेट करिए, कार्य यानी कि mL²T-2/80 आवेश की विमा। ठीक है ना। सॉल्व करें mL2T-3 और A-1। ये तो बात होगी विभव की। ठीक है ना। ऐसे इसी में एक छोटी सी परिभाषा और आगे बढ़ाई जाए तो वो आती है विभवांतर। तो सिंपल सी बात है कि किन्हीं दो बिंदुओं पर जो विभव होंगे, यहाँ पर विभव और यहाँ पर विभव, इन दोनों विभवों का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, उसको विभवांतर बोलेंगे। तो वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो अपन ये छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं क्लियर कर चुके हैं कि आवेश से क्या मतलब है, चालक कुचालक क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र से क्या मतलब है, और विद्युत विभव का क्या मतलब होता है। दो बिंदुओं पर विभवों का जो अंतर रहेगा उसको अपन विद्युत विभवांतर बोला करेंगे। इसी क्रम में विभव को थोड़ा और क्लियर करते हैं। आप मान के चलेंगे कि अपने पास में ये दो चालक वस्तुएं A और B। ठीक है। इसको हमने कुछ धनावेश दिया, मान लो इसके पास में 10 कूलाम धनावेश है। ठीक है ना। और वो पूरा का पूरा धनावेश जो है वो कहाँ रहेगा, वो उसके पूरे पृष्ठ पर रहेगा। जैसा कि अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी धनावेश किसी चालक वस्तु को देते हैं या ऋणावेश, वो पूरा आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो ये फैल गया इसके पृष्ठ पर, पृष्ठ को छोड़ के बाहर नहीं जा पा रहा है। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं बाहर जा पा रहा, क्योंकि इसके चारों ओर वायु है जो कि कुचालक है, और कुचालक में आवेश चल नहीं सकता है। तो मजबूरी में इसको पृष्ठ पर ही रहना पड़ रहा है। हालांकि ये एक दूसरे को अभी भी प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बंद है, कुचालक है, वायु है। लेकिन अगर इनको कहीं से रास्ता मिले, जैसे अभी मैंने इस वस्तु को कोई भी आवेश नहीं दिया है, न्यूट्रल है, उदासीन है, इसका आवेश 0 है। अगर इन दोनों चालकों को आपस में एक तार से जोड़ दें, कोई भी चालक तार, वायर से अगर जोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये सारे आवेश जो अभी पृष्ठ पर फैले हुए थे, बेशक एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, लेकिन फिर भी अलग नहीं हो पा रहे थे क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा था इनको कोई चलने का। चारों ओर वायु थी जो कि रास्ता बंद कर रही थी क्योंकि खुद कुचालक है। लेकिन जैसे ही एक तार से जोड़ते हैं, तो तार से जोड़ने के कारण इनको अब एक रास्ता मिल जाता है यहाँ से यहाँ जाने का। बाकी के 9 आवेशों ने इस 10वें आवेश को प्रतिकर्षित किया, अपने से दूर करना चाह रहे हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। तो ये 10वां आवेश इस तार से होता हुआ आ गया इस गोले पर। अब ये 9 आवेश जो हैं, इनमें से बाकी के 8 आवेशों ने 9वें आवेश को प्रतिकर्षित किया, और वो आवेश प्रतिकर्षित होकर आ गए इधर, इस पर 2 हो गए। फिर बाकी के बचे हुए जितने भी आवेश होंगे वो किसी एक आवेश को प्रतिकर्षित करेंगे, वो भी इधर आ जाएगा।
यानी कि आवेश एक एक करके उधर से इधर शिफ्ट होते जा रहे हैं, चलते आ रहे हैं। तो इस वाले गोले पर आवेश की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और इस वाले गोले पर आवेश की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। इस गोले पर अभी धनावेश था, इस गोले पर बिल्कुल भी आवेश नहीं था, इसका मतलब जीरो आवेश था, इसीलिए इसका विभव जो था वो भी जीरो था अभी तक, जब तक हमने तार से नहीं जोड़ा था। और इस वाले का विभव जीरो नहीं था, उसकी कोई ना कोई वैल्यू थी और वो भी धनात्मक वैल्यू थी, पॉजिटिव वैल्यू कुछ ना कुछ, प्लस का 5 वोल्ट, प्लस का 10 वोल्ट, जो भी रहेगा। इसका कुछ ना कुछ धनात्मक विभव था, जबकि इसका जीरो था। जैसे ही आपने इनको तार से जोड़ा, इधर आवेश प्रतिकर्षित होकर एक एक करके इधर से इधर शिफ्ट होने लग गए, यानी आवेश यहाँ से यहाँ आता जा रहा है। अब जैसे ही इस पर आवेश आने लग जाएगा, आवेश की वजह से इसका विभव अब तो जीरो नहीं रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। 1 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा। अब कब तक चलने वाली है ये प्रक्रिया, यानी यहाँ से यहाँ आवेश का जो ट्रांसफ़र चल रहा है वो कब तक चलता रहेगा। तो हम कहेंगे ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आवेश यहाँ से यहाँ तक आसानी से चलता रहे। जैसे ही उधर आवेश और इधर आवेश बराबर हो जाते हैं, तो उधर का इधर प्रतिकर्षण और इधर का उधर प्रतिकर्षण सेम हुआ। अब ना तो आवेश इधर से उधर जा सकता है, ना उधर से इधर जा सकता है। अगर दोनों गोले समान हैं, एक जैसे ही बिल्कुल, तो हम ये देखेंगे कि अब इन दोनों का विभव भी समान हो गया है। तो आवेश किधर से किधर चला, धनावेश किधर से किधर गया। तो पहले देख रहे हो धनावेश हमेशा पॉजिटिव से और जीरो वाले की तरफ, यानी पॉजिटिव उच्च, जीरो निम्न। इसका मतलब आप कह सकते हो कि धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। और कब तक चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों स्थितियों पर, दोनों बिंदुओं पर विभव समान नहीं हो जाते, ठीक है ना। थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको। मान लो अपने पास में फिर से 2 गोले और दोनों ही चालक गोले हैं, ए और बी, लेकिन दोनों का आकार सेम नहीं है। मान लो ये गोला आकार में थोड़ा छोटा है, ये वाला बड़ा है। मैंने दोनों गोलों को समान आवेश दिया, इसको भी 10 कूलाम आवेश दिया, ठीक है ना, और इसको भी 10 कूलाम आवेश दिया। अच्छा, क्या दोनों का विभव समान? अगर दोनों गोलों को बराबर बराबर आवेश दिया है, इसको भी 10 कूलाम और इसको भी 10 कूलाम आवेश दिया है, क्या दोनों गोलों का विभव समान होगा? तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों गोलों का विभव समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 10 कूलाम आवेश है क्या वो बड़े बर्तन में, और जो इधर 10 कूलाम आवेश है क्या वो छोटे बर्तन में। 10 लीटर पानी अगर मैं बड़ी बाल्टी में, बड़े बर्तन में डालूं और 10 लीटर पानी वही छोटे से बर्तन में डालें, तो हो सकता है वो 10 लीटर इस बर्तन में तो यहाँ तक आ जाए और इस बर्तन में वही 10 लीटर यहाँ तक पहुँचे। तो जाहिर सी बात है कि जितने छोटे पदार्थ को, जितनी छोटी वस्तु को हम जितना आवेश देंगे, तल उसका उतना ज़्यादा ऊपर उठेगा, और तल जितना ज़्यादा ऊपर उठेगा उसका मतलब विभव उसका उतना ही ज़्यादा है। तो बेशक दोनों के पास में आवेश की मात्रा समान है, लेकिन इसका विभव ज़्यादा होगा क्योंकि ये बर्तन छोटा है और इसमें पानी ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है ना। इसके पास भी पानी यानी कि आवेश उतना ही है, लेकिन इसका खुद का आकार बड़ा है, तो तल नीचे रहेगा। अब अगर मैं इन दोनों आवेशों को, ये दोनों गोलों को तार से जोड़ दूं, तो अब आवेश किस में से किस में जाएगा। सपोज करें कि इसके भी सारे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके जितना हो सकता है उतना दूर होना चाह रहे हैं, इसके भी सारे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके जितना हो सकता है उतना दूर होना चाह रहे हैं। लेकिन क्या इन आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा इनकी तुलना में? तो बेशक ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जब इस छोटे गोले पर ये आवेश फैले हुए हैं तो उनके बीच की दूरी भी तो कम होगी, और दूरी जितनी कम होगी उनके बीच में बल, प्रतिकर्षण बल उतना ज़्यादा लगेगा। और इनके बीच की दूरी क्योंकि अपेक्षाकृत ज़्यादा है, तो दूरी जितनी ज़्यादा बल उतना कम लगेगा। तो ये भी एक दूसरे से दूर होना चाह रहे हैं, लेकिन बल उतना नहीं लगा पा रहे हैं जितना के आवेशों पर इधर लग रहा है। तो इधर से बाकी के 9 आवेश इस आवेश को इधर से इधर धक्का दे रहे थे, यानी प्रतिकर्षित कर रहे थे। उधर से भी बाकी के 9 आवेश इस 10वें आवेश को इधर प्रतिकर्षित कर रहे थे, लेकिन इनका प्रतिकर्षण बल इस आवेश पर ज़्यादा मात्रा में लग रहा है दूरी कम होने के कारण, और इस पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है इन आवेशों का वो कम मात्रा में लग रहा है क्योंकि दूरी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है इस आवेश पर इधर की तरफ ज़्यादा बल लगने की वजह से उधर से ये आवेश इधर आया। अब जैसे उधर से ये आवेश इधर आता है, वहाँ पर मात्रा रह जाती है 9 और यहाँ पर हो जाएंगे 11।
तो उसका विभव जो पहले था क्या उससे थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि आवेश की मात्रा घट गई है। यहाँ पर आवेश की मात्रा थोड़ी सी बढ़ गई है तो थोड़ा सा विभव ज़्यादा हो गया। पहले इसका कम था, ठीक है ना, ये वाले आवेश का विभव पहले कम था, इस वाले आवेश का विभव पहले, इस वाले गोले का विभव पहले ज़्यादा। लेकिन अब इससे इसमें जब आवेश ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका विभव तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका विभव धीरे धीरे कम हो रहा है। अब ये प्रक्रिया कब तक चली, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। तो अपन कह सकते हैं कि अब की बार धनावेश किधर से किधर आया, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, और तब तक आया जब तक कि दोनों गोलों का दोनों बिंदुओं पर विभव समान नहीं हो गया। तो इस पूरी कहानी का एक निष्कर्ष आपने ये निकालना है कि धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर चलता है और तब तक चलता है जब तक कि दोनों बिंदुओं पर विभव समान नहीं हो जाते, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि आवेश किधर से किधर चलता है। धनावेश किधर से किधर चलेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋणावेश उल्टा चलेगा। इसको भी एक बार समझ लेते हैं थोड़ा। मान लें ये दो गोले, ठीक है ना, दोनों को हमने बराबर मात्रा में ऋणावेश दिया और 10 कूलाम, लेकिन अब के बाद ऋणावेश दिया है, ठीक है ना, और उसको भी 10 कूलाम ऋणावेश दिया। अब इसमें से विभव किसका ज़्यादा, ये गोला छोटा, आवेश 10 कूलाम, ये गोला बड़ा, आवेश इसका भी 10 कूलाम है, तो इसका जो विभव होगा क्या वो ज़्यादा मात्रा में होगा। फिर से वही बात कि बर्तन छोटा, ये बर्तन बड़ा, पानी की मात्रा दोनों में सेम, तो इसमें तल ऊंचा, इसमें तल नीचा। लेकिन अब की बार जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अब की बार ऋणावेश है, तो ऋणावेश जितनी ज़्यादा मात्रा में होगा वास्तव में उसकी वैल्यू उतनी कम। जैसे माइनस का 5 जो है क्या वो माइनस के 3 से छोटा है, ये वैल्यू छोटी, ये वैल्यू बड़ी। तो बेशक इसका तल ऊंचा है लेकिन नेगेटिव में ऊंचा है, इसका तल इसकी तुलना में कम है लेकिन नेगेटिव में कम है। तो नेगेटिव में जितना मान कम है वास्तव में उसकी वैल्यू उतनी कम या ज़्यादा। तो अपन कह सकते हैं कि अब की बार इसका विभव जो है वो निम्न है, तल बेशक इसका ऊंचा है लेकिन माइनस में ऊंचा है, इसका मतलब विभव निम्न है। इसका तल इस वाले गोले का ए और बी, इस वाले गोले का तल बेशक नीचा है लेकिन माइनस में वैल्यू जितनी कम होगी वास्तव में उसका महत्व उतना ज़्यादा। तो अपन ये कहेंगे कि इसका विभव इस बार ज़्यादा और इस गोले का विभव कम। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में एक वायर से, एक चालक तार से कनेक्ट कर दूं तो किधर से किधर जाएगा ऋणावेश। सोचिए, ये सारे के सारे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके जितना हो सके उतना दूर जाना चाह रहे हैं, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके जितना हो सके उतना दूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रतिकर्षण इनमें ज़्यादा होगा क्योंकि दूरी इनके बीच में कम है। प्रतिकर्षण यहाँ पर कम होगा तो बाकी के 9 इस 10वें पर जो बल लगा रहे हैं प्रतिकर्षण बल वो कम है, इधर बाकी के 9 10वें पर जो बल लगा रहे हैं प्रतिकर्षण बल वो ज़्यादा मात्रा में। तो उधर से ऋणावेश चल के इधर आया। अब जैसे ही उधर से एक ऋणावेश चल के इधर आता है वहाँ पर ऋणावेश की मात्रा कम हुई, यहाँ पर ऋणावेश की मात्रा ज़्यादा। इसका मतलब इसका विभव जो अभी -3 था वो बढ़ के -4 हो गया और उसका विभव जो कि -5 था वो घट के -4 हो गया। तो ये प्रक्रिया ऋणावेश उधर से इधर कब तक आएगा, जब तक कि दोनों के विभव फिर से सेम नहीं हो जाते। तो यहाँ पर इस बार निष्कर्ष ये निकला, अब की बार ऋणावेश किधर से किधर आया, अब की बार ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आया। सारा कुछ भूल के आपको केवल 2 लाइन ये याद रखनी है कि हमेशा धनावेश चलता है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ और ऋणावेश चलता है निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। और कब तक चलते हैं ये आवेश, तो तब तक चलते हैं जब तक कि दोनों बिंदुओं पर विभव समान नहीं हो जाते। एक बार फिर से विभव को डिस्कस करना चाहूँगा कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर जो काल्पनिक विद्युत तल बनाता है उसको विभव कहते हैं। ज्ञात करने का तरीका क्या रहता है, तो कोई भी एकांक आवेश को किसी पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसको हम वहाँ पर विभव कहते हैं, मात्रक इसका वोल्ट रहेगा, ठीक है ना। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि आवेश किधर से किधर जाता है और कब तक जाता है। तो धनावेश जाता है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, ठीक है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और ऋणावेश किधर से किधर जाता है, तो ऋणावेश उल्टा चलता है, यानी कि ऋणावेश चलेगा निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ।
लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, और ये तब तक चलते हैं जब तक कि दोनों स्थानों पर विभव जो है वो सेम नहीं हो जाते। जैसे ही सेम हो जाते हैं आवेश का आना जाना बंद, अब आवेश का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। तो ये तो कुछ बातें थी जो इस चैप्टर को, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमारी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बातें क्लियर हो जाती हैं तो उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है विद्युत धारा, यानी इस यूनिट का, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक विद्युत धारा। तो बात करते हैं अब विद्युत धारा की कि विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है ना, या विद्युत धारा कैसे बनती है। तो जिस तरह से पानी की धारा सेम वैसे ही विद्युत धारा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई पाइप है और इस पाइप में पानी प्रवाहित हो रहा है, और पानी कैसे प्रवाहित हो रहा है कि एक बूंद उसके पीछे दूसरी बूंद, ये आगे जा रही है, ये इसके पीछे आ रही है, तीसरी बूंद उसके पीछे आ रही है, चौथी बूंद उसके पीछे आ रही है, यानी एक के पीछे एक करके बूंदें लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। तो इसको हम जल की धारा बोलते हैं, पानी की धारा, ठीक है ना। लगातार कंटिन्यूसली अगर कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब वो द्रव की धारा बनी। ऐसे ही अगर किसी चालक तार में या कोई भी चालक में आवेश चल रहा है, ठीक है ना, एक आवेश गया, या मैं कह सकता हूँ एक इलेक्ट्रॉन गया, उसके पीछे पीछे दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसके पीछे तीसरा, चौथा, लगातार ये नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है इसको ही हम विद्युत धारा बोलते हैं, कि जब कोई चालक में लगातार आवेश प्रवाहित हो रहा होता है बिना रुके तो इसे विद्युत धारा बोला जाता है। अब पानी के प्रवाहित होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, तो वो होती है दाबांतर, कि अगर किसी पाइप में पानी बह रहा है, पाइप में पानी केवल तब बह सकता है जब इसके एक सिरे पर दाब उच्च हो पानी का और दूसरे सिरे पर निम्न हो, ठीक है ना। हमेशा जो जल प्रवाहित होगा, जो लिक्विड प्रवाहित होगा, वो उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होता है। सेम ऐसा ही आवेश का रहेगा। आवेश हमेशा किधर से किधर जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, अगर वो धनावेश है तो, और ऋणावेश होगा तो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस तार के दोनों बिंदुओं पर विभव समान है, इधर भी 10 वोल्ट है और इधर भी 10 वोल्ट है, तो इस तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं प्रवाहित होगी? क्योंकि दोनों बिंदुओं पर विभव समान है, तो आवेश ना तो इधर से इधर जाएगा ना उधर से इधर आएगा, और जब तक आवेश नहीं चलेगा चालक में तब तक धारा का निर्माण कौन करेगा। तो इसका मतलब अगर हमें किसी चालक में धारा का निर्माण करना है तो उसके लिए क्या पहले आवेश को गति करवानी पड़ेगी, और आवेश गति कब करेगा, जब उसको दो बिंदुओं के बीच में कुछ न कुछ विभवांतर मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पर 10 वोल्ट का विभव है तो यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, या तो ज़्यादा हो या कम हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 5 वोल्ट का विभव है, अब कह सकते हैं कि धनावेश 10 वाले से 5 वाले की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, एक धनावेश फिर दूसरा फिर तीसरा, और चलते रहेंगे जब तक कि विभव समान नहीं हो जाता। तो इस तरह से जब किसी चालक में आवेश अविरत रूप से कंटिन्यूसली जब बह रहा होता है तो उसकी वजह से जो धारा बनती है उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। ये तो बात हुई विद्युत धारा किसे कहते हैं। किसी चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी परिमाण की, कितनी मात्रा में धारा बह रही है, ये ज्ञात करने के लिए यहाँ पर भी एक डेफिनेशन आती है, और वो डेफिनेशन आपको थोड़ा याद रखनी है। अपन कह सकते हैं कि अगर धारा की बात करी जाए तो धारा का मतलब, अगर डेफिनेशन की बात करें कि विद्युत धारा को कैसे मापेंगे, किसी तार में, किसी चालक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये मापने के लिए आपको जो डेफिनेशन पकड़नी है वो ये है कि आवेश के प्रवाह की, बिल्कुल रटी रटाई 10वीं क्लास की जो परिभाषा है कि आवेश के प्रवाह को या प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी अगर संख्यात्मक गणितीय रूप से हमें विद्युत धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये दर से क्या मतलब है? दर से मतलब होगा कि एकांक समय में, यूनिट टाइम में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है ना। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की जो मात्रा होगी उसको हम विद्युत धारा कहेंगे। सपोज करिए किसी चालक में और एक छोटे से समय dt में इतना आवेश प्रवाहित हो जाता है dq, मात्र इतने से टाइम में, और dq आवेश अगर बह रहा है किसी चालक में या किसी भी परिच्छेद से होकर, तो फिर एकांक समय में कितना बहेगा, क्योंकि dq आवेश तो dt टाइम में बह रहा है, तो एकांक समय में dq अपॉन dt, और एकांक समय में बहने वाले आवेश को, प्रवाहित होने वाले आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं।
आई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया तात्कालिक धारा का, क्योंकि हमने एक छोटे से टाइम को लेके निकाला है, तो एक इंस्टेंट करंट के लिए आ गया कि इस समय धारा की वैल्यू क्या थी। अगर हमें औसत धारा निकालनी है कि 1-2 घंटे तक धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी वैल्यू थी, तो फिर हम क्या करेंगे कि कुल कितना टाइम था, यानी कुल t समय में कितना आवेश किसी परिच्छेद से होकर प्रवाहित हो गया। सपोज करें q आवेश प्रवाहित हो गया। अगर t समय में q आवेश प्रवाहित हुआ है तो एकांक समय में कितना, q/t। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही धारा कहते हैं, तो ये धारा की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा जो आपने पहले से रट रखी है कि आवेश के प्रवाह की दर यानी एकांक समय, तो आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम तात्कालिक विद्युत धारा निकालेंगे तो एक अल्प समय dt को लेके निकालेंगे। औसत धारा अगर निकालनी है आपको तो उसके लिए आप पूरा समय लेके चलेंगे, जिस समय में आपसे औसत धारा की वैल्यू निकलवाई जाती है कि t समय में कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, तो एकांक समय में इतना आवेश प्रवाहित होगा, इसको अपन विद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है ना। अगर मात्रक की बात करी जाए तो जैसा कि आप जानते हैं 11th क्लास से ही जानते होंगे कि जो विद्युत धारा है वो 7 फंडामेंटल जो राशियां हैं, जो मूल भौतिक राशियां होती हैं 7, उनमें से एक है। तो इसका खुद का एक विमा प्रतीक, एक मात्रक प्रतीक रहेगा, और इसका जो मात्रक यूज किया जाता है वो एम्पियर। ठीक है ना। वैसे आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जो कि बनेगा कूलाम प्रति सेकंड। इस कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर बोलते हैं। जो साइंटिस्ट हैं एम्पियर, उनके सम्मान में इसको नाम दिया गया एम्पियर। ठीक है ना। ऐसे ही ये तो मात्रक की बात हो गई, इसका जो सिंबल यूज करेंगे वो ए। इसके अगर विमा प्रतीक की बात करी जाए तो विमा प्रतीक इसका ए यूज किया जाएगा, कैपिटल ए। और यहीं से अगर हम वो आवेश के देखें कि आवेश की विमा भी यहीं से निकल के आती है, तो Q = IT। I अगर विमा निकाली जाए तो I की विमा A, और T टाइम है तो T। ठीक है ना। ये आवेश का विमा प्रतीक यहाँ से यूज करते हैं AT। तो ये तो होगी विद्युत धारा की बात कि विद्युत धारा क्या होती है, उसका मापन कैसे करते हैं, तात्कालिक धारा को किस फॉर्मूले से मापते हैं, औसत धारा को किस फॉर्मूले से मापते हैं। बिल्कुल बेसिक बात। तो अब बात करते हैं धारा की दिशा की। ठीक है ना। समझिए ज़रा, सपोज करें ये वाला जो पॉइंट है, इसका पोटेंशियल, इसका विभव 10 वोल्ट, और ये जो पॉइंट है इसका विभव है 5 वोल्ट। अगर बात करी जाए कि आवेश किधर से किधर चलेगा, तो आप कह सकते हैं कि धनावेश 10 वोल्ट से 5 वोल्ट वाले पॉइंट की तरफ चलेगा, या अगर उल्टा कहें तो अपन कह सकते हैं कि ऋणावेश 5 वोल्ट से 10 वोल्ट वाले पॉइंट की तरफ आएगा। लेकिन चल तो दोनों स्थितियों में आवेश रहा है। लेकिन परिपाटी के अनुसार धारा की जो दिशा निर्धारित करी जाती है वो धनावेश के अकॉर्डिंग करी जाती है कि धनावेश किधर से किधर चल रहा है। धनावेश जिधर चलता है उधर हम धारा की दिशा लेते हैं। तो देखा जाएगा कि धनावेश जो चलेगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलेगा। तो कह सकते हैं कि धारा की दिशा भी किधर से, उच्च विभव से निम्न की तरफ। परिपाटी है, जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही माने, आप अलग भी मान सकते हैं। आप कह सकते हैं कि धारा की दिशा इधर होगी, लेकिन बिल्कुल पुरानी बातें जैसा कि सब लोग मानते आ रहे हैं, तो हम भी वही लेके चलेंगे कि धारा जो होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, यानी धारा धनावेश की दिशा में चलती है। अब धारा की अगर दिशा होती है, क्योंकि दिशा तो निर्धारित हो चुकी है कि धारा की दिशा हमेशा उच्च से निम्न विभव की तरफ होती है, यानी कि धनावेश की तरफ होती है। तो अगर धारा के पास दिशा है तो क्या धारा सदिश राशि है? क्या धारा सदिश राशि होती है या फिर धारा अदिश राशि होती है? अगर किसी राशि के पास में दिशा होती है तो क्या उसका सदिश हो जाना जरूरी होता है? ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं कि केवल किसी वस्तु के, किसी राशि के पास में दिशा हो जाने से ही हम उसको सदिश राशि नहीं कह सकते हैं। सदिश राशि किसी भौतिक राशि को आप तब कह सकते हो जब वो सदिश योग के नियमों का पालन करती हो, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम, ठीक है ना, बहुभुज नियम। अगर कोई भौतिक राशि, कोई भी क्वांटिटी अगर इन तीन में से किसी भी एक नियम का पालन करती है तो हम कह सकते हैं कि वो सदिश राशि है। विद्युत धारा के पास बेशक दिशा होती है, धनावेश की दिशा में चलती है या फिर उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलती है, लेकिन फिर भी विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। और उसकी वजह ये है कि विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये कोई वायर, ये कोई तार है जिसमें 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना।
एक वायर ये है जिसमें 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में। इन दोनों तारों को हमने यहाँ पर जोड़ा और यहाँ से एक तीसरा तार और जोड़ दिया इस तरह से। तो जाहिर सी बात है कि इस वायर में, इस तार में अब जो धारा प्रवाहित होगी वो इस डायरेक्शन में दोनों धाराएं मिलेंगी और यूँ जाएंगी। और कितनी प्रवाहित होगी? 5 + 4, क्या 9 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी इसमें। ठीक है, ये वाली धारा इस डायरेक्शन में चल रही थी, ये धारा इस डायरेक्शन में चल रही थी और दोनों के मिलने से जो धारा बनी वो 9 एम्पियर धारा बनी। ठीक है ना। अब ज़रा इसी को दूसरी परिस्थिति में देखते हैं कि वही वायर जिसमें 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही थी और वो वाला वायर जिसमें 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही थी, डायरेक्शन इनकी चेंज कर दी, यानी इन दोनों के बीच का एंगल बदल दिया। इन दोनों के बीच में सपोज करो पहले 90 डिग्री का एंगल था, मैंने अब इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल कर दिया ये वाला। अब जो तीसरा वायर है, जो तीसरा तार है, इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो 5 और ये 4 एम्पियर, अभी भी इसमें 9 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। दो धाराओं के बीच का कोण हमने बदल रखा है, पहले 90 था अब वो 30 कर दिया है, लेकिन दोनों की जो परिणामी धारा है वो कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। पहले भी 9 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही थी और अब भी 9 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब दो धाराओं के बीच का कोण बदलने से उसके परिमाण पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, जबकि सदिश योग के त्रिभुज चतुर्भुज सारे नियम हमने पढ़ रखे हैं और उसमें गणितीय रूप से आपने एक फॉर्मूला भी निकाला था, R = A², यहाँ A और B जो दो वेक्टर हैं, A² + B² + 2AB cos थीटा। और इस फॉर्मूले से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि थीटा की वैल्यू चेंज होती है कि ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू चेंज हो रही है इसका मतलब आर का मान बदलेगा, रिजल्टेंट यानी परिणामी मान बदल जाना चाहिए। अगर धारा सदिश राशि होती तो दो धाराओं के बीच का कोण बदल जाने से क्या आंसर बदल जाना चाहिए था? बिल्कुल बदलना था, लेकिन यहाँ परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी 9 एम्पियर धारा थी रिजल्टेंट और अब भी 9 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि विद्युत धारा के पास में दिशा बेशक होती है, लेकिन ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। कोण बदलने से कोई परिवर्तन जो परिणामी धारा उसमें नहीं होता है, इसीलिए विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि होती है। ठीक है ना। बेशक इसके पास दिशा है लेकिन फिर भी विद्युत धारा अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? तो आप सीधे कहेंगे क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है ना। विद्युत धारा को ख़त्म करने से पहले एक दो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो थोड़ा सा और डिस्कस कर दूं मैं आपके सामने। पहली बात, कोई भी चालक में, कोई भी पदार्थ में धारा प्रवाहित होने के लिए केवल आवेश का प्रवाह होना जरूरी नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि आवेश का नेट प्रवाह होना बहुत ज़रूरी है। समझिए इसको एक बात, सपोज करिए जैसे ये एक पाइप है और पाइप में पानी बह रहा है। अगर पाइप में पानी प्रवाहित हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भी बह रहे होंगे, क्योंकि पानी के पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर पानी बह रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यूँ करके चल रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। पानी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इसका मतलब आवेश चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज। अगर पानी इधर भाग रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी इधर भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं तो उनके साथ में ये आवेश भी इनके साथ साथ इधर ही चल रहा है। और अगर आवेश इसमें बह रहा है तो क्या इसमें धारा भी बननी चाहिए, क्योंकि आवेश के चलने को ही धारा कहते हैं। पानी चल रहा है तो आवेश भी चल रहा है और आवेश चला इसका मतलब धारा का निर्माण हुआ। तो इसका मतलब क्या पाइप में धारा बह रही है? क्या हमें कभी ऐसा लगता है कि इस पाइप में जो पानी चल रहा है इसमें धारा भी है? वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें धारा क्यों नहीं बनती है, यानी बहते हुए पानी में धारा क्यों प्रवाहित नहीं होती है, जबकि उसमें तो आवेश चल रहा होता है? तो बात फिर से वहीं पे आ जाती है कि केवल आवेश का प्रवाह जरूरी नहीं है, बल्कि आवेश का नेट प्रवाह होना बहुत ज़रूरी है। इसमें केवल इलेक्ट्रॉन ही इधर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उतने प्रोटॉन भी इधर ही जा रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं उतना ही प्रोटॉन भी इधर भाग रहे हैं। तो जितना ऋणावेश इधर भाग रहा है उतना ही धनावेश भी इधर जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का तो आवेश सेम होता है। इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस का रहेगा, इसका माइनस का रहेगा। इसका मतलब इसमें जिस डायरेक्शन में जितना नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है। अब इसमें मैं कहीं भी एक परिच्छेद ले लूँ, कहीं भी एक अनुप्रस्थ काट ले लूँ पाइप में, उस पाइप में से जितना आवेश निकल रहा होगा क्या वो जीरो होगा? क्योंकि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। नेगेटिव 10 कूलम आवेश निकला 1 सेकंड में और पॉजिटिव 10 कूलम आवेश निकला
1 सेकंड में। तो इसका मतलब नेट आवेश तो जीरो हो गया, इसका मतलब 1 सेकंड में कोई आवेश प्रवाहित हुआ ही नहीं। और अगर कोई आवेश प्रवाहित नहीं हुआ है तो हम कह सकते हैं कि आवेश का नेट प्रवाह जीरो, क्योंकि अगर नेट आवेश जीरो है, Q की वैल्यू अगर जीरो है तो I = dQ, या फिर औसत धारा की बात कर रहे हैं तो Q/T। अब आप Q की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो I का मान भी क्या जीरो ही मिलना है। इसका मतलब ऐसी स्थिति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी चालक में धारा प्रवाहित होने के लिए केवल आवेश का प्रवाहित होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि आवेश का नेट प्रवाह होना चाहिए, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है जिस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है उस चालक की अनुप्रस्थ काट हर जगह एक जैसी ना हो। जैसे मान लो कोई इस तरह का पदार्थ है, कोई चालक है, इस तरह का, ठीक है ना, जिसके अलग अलग स्थान पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग है। यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग होगा, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, लेकिन चालक एक ही है पूरा। तो बेशक अलग अलग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है, लेकिन इसमें धारा की वैल्यू प्रत्येक बिंदु पर सेम ही रहेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ से 5 एम्पियर धारा इधर जा रही है, यहाँ पर कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये 5 एम्पियर धारा सपोज करो 100 इलेक्ट्रॉनों ने बनाई है, तो जो 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए थे वो 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जाएंगे। वो अलग बात है कि पहले वो 100 इलेक्ट्रॉन इतने दूर दूर होके जा रहे थे, लेकिन जब उनको रास्ता छोटा मिलेगा तो वो पास पास हो जाएंगे, लेकिन काउंटिंग तो उतनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा होने की कोई स्पेस नहीं है, या इलेक्ट्रॉन नए नहीं आ सकते कहीं से। तो एक बार इसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए क्या एंड तक उतने इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है धारा के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर कोई इस तरह का हमारे पास चालक है जिसके अलग अलग बिंदुओं पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में धारा का मान प्रत्येक बिंदु पर सेम ही रहता है, ना कि धारा के मान में कोई परिवर्तन होगा।